हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और मैंने 2012 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूपीएससी एग्जाम दिया था। मैंने प्री क्लियर किया था, मेंस नहीं किया था। मैंने 2015 में यूपीएससी प्री भी दिया, मेंस भी दिया और मैंने इंटरव्यू में भी अपीयरेंस दिया। उसके बाद में 2019 मैंने यूपीएससी प्री फिर से दिया, मैंने क्लियर किया। मैंने यूपीएससी मेंस फिर से दिया, क्लियर किया। मैंने फिर से इंटरव्यू में अपीयरेंस दिखाई और मैं बहुत मार्जिनल मार्क्स से रह गई और फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा ऐसा है, अब नहीं हो रहा। बट मैं नहीं चाहती आपके साथ ऐसा हो, तो हम कुछ स्कोर का ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि अगर पहली ही बार में एग्जाम देना है और निकल जाना है तो कैसे। प्री एग्जाम के लिए आई हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप माई स्लीव जो मैंने यूज की थी, जो उस टाइम मुझे मेरे काउंसलर्स ने बताई थी, जो मुझे काम आई, जो मैंने टॉपर्स से बात करी है, उन्होंने क्या यूज किए हैं मेथड्स, और वो पॉजिटिवली उस चीज को अप्लाई कर पाए, उन मेथड्स को अप्लाई कर पाए और उन्होंने फर्स्ट टाइम में पहली बार एग्जाम दिया और क्लियर कर लिया। कैसे, ठीक है। मेंस के बारे में फिर कभी बात करेंगे। इंटरव्यू सेशंस आपके यहाँ पर वैसे भी इंटरव्यू प्रोग्राम्स होते हैं, फिर बात करेंगे। बट प्री के लिए आई नो अ फ्यू थिंग्स जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, जो मैं कर देती हूँ, ठीक है। चलो, बट बिफोर दैट सिर्फ मेरे से ही क्यों सुनो, उन लोगों से भी सुनो जिन्होंने एक्चुअली वो एग्जाम दिया है, क्लियर किया है और बहुत ही फ्लाइंग कलर्स से उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है, रैंक होल्डर्स हैं। कहाँ मिलेंगे? आर एस ओनली के सेंटर पे 27 मई सुबह 11 बजे, ठीक है। ये दिख रहा है, इसको स्कैन करो और रजिस्टर करो। रजिस्टर कर लोगे तो फिर आपकी सीट बुक हो जाएगी। सीट्स लिमिटेड होती हैं, देयर इज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल दैट आई कैन अकोमोडेट। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, कोई कंफ्यूजन है, किसी भी टाइप का कोई आपको सोल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम का, ये मिलेंगे, इनसे बात करो और अपने सोल्यूशंस ले लो, ठीक है। दीज आर ऑल रैंक होल्डर्स। तो कुछ तो इन्होंने स्पेशल किया था, तो वो स्पेशल वो आपको बता देंगे, राइट। अब इनका जो इन्होंने करना था स्पेशल वो तो कर लिया ना, अब क्या ही रख लेंगे उस स्पेशल चीज को सीक्रेट बना के, क्या ही मतलब है। दे आर हियर टू शेयर दोस सीक्रेट्स विद यू, ओके। चलो, यहाँ से नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भी सबमिट करके फिल करके सबमिट कर दोगे तो रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा एक गूगल फॉर्म भी दिख रहा होगा, फिल करके सबमिट कर दो, आपकी फ्री में काउंसलिंग हो जाएगी। और एक फोन नंबर भी है, उस फोन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, जो भी क्वेरीज हैं, जैसा भी है, टेक हेल्प, ठीक है। ये सब फ्री है तो टेक हेल्प, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक टुडे इज कि पहली बार एग्जाम दिया और मैंने पहली बार में एग्जाम क्लियर करने का मन बना रखा है, तो मैम मुझे कुछ इससे स्टेप्स बता दो ना। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि कोई शॉर्टकट नहीं है, देर इज नो शॉर्टकट अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बस एक एक्टिविटी दे दी, वो आप एक्टिविटी कर लोगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, कुछ बेसिक ट्रिक्स होती हैं जो आप देख सकते हो, जिनके ऊपर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो, जो हो सकता है आपकी हेल्प कर दें। किस टाइप की ट्रिक्स? बहुत ही सिंपल सी चीज है। अभी तक इतना तो समझ में आ गया कि भाई सिलेबस देखना है अपन को, है ना, और जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर्स वगैरह में वो अपन को इकट्ठे कर लेने हैं। एक एक्टिविटी करो, सबसे पहले वो एक एक्टिविटी करो, और वो एक्टिविटी ये होने वाली है कि पीवाईक्यूज जो भी आपने अभी तक डाउनलोड करे हैं, जो भी पहले के एग्जाम्स हो चुके हैं, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बिल्कुल रॉ। आपने अभी तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट करी है, कोई बात नहीं। आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर ये एग्जाम आपसे चाहता क्या है, और बिना पढ़ाई के आप किस स्टैंडर्ड पे, किस लेवल पे खड़े हो, कितनी सीढ़ियां आपको अभी और चढ़ना बाकी है। जब आप पहले का, पिछले साल का ले लो, 2024 का जो प्री एग्जाम हुआ, 25 का जो प्री एग्जाम हुआ, वही ले लो, ठीक है। जब आपने एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया ना, तो उस एग्जाम को जो 150 क्वेश्चंस आए थे, बिना पढ़ाई किए, बिना कोई और कोचिंग किए, बिना किसी टाइप की बुक्स को स्किम करे, कुछ भी, आपने वो 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 घंटे मिलते हैं, मोर देन इनफ होता है, लगभग 1.25 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन होता है। आता होगा तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं आता होगा तो वैसे भी छोड़ना है। क्यों? बिकॉज आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, स्टार्ट नहीं किया है। जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो आपके सामने 3 कैटेगरीज बन जाएंगी। आपने जो आंसर्स लिखे हैं उनकी 3, जो भाई 4th कैटेगरी में तो वो आंसर्स होंगे जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, जो आपको नहीं पता, भाई मैंने तो सुना इस चीज के बारे में पहली बार है, क्या ये अटेम्प्ट कर लेना था मुझे, कोई बात नहीं। लेकिन अदरवाइज आपके पास में 3 कैटेगरीज होंगी। फर्स्ट, जिसके अंदर सबसे कम आपकी एंट्रीज होंगी, वो कैटेगरी होगी जिसमें आपके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। आपने पढ़ा, आपने आंसर पे मार्क किया, और जब आपने चेक किया उसका आंसर, तो आपके पास में वो आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। वो इसलिए करेक्ट नहीं आया कि आपने तुक्का मारा था, वो इसलिए करेक्ट आया क्योंकि उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी थी, उसके बारे में आपको पता था। कभी कोई न्यूज सुन ली होगी आपने, कभी हल्ला हो गया किसी चीज को लेकर और उसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ होगा, स्कूल की कोई पढ़ी हुई बात याद आ गई, कॉलेज में आपने किसी चीज के बारे में कुछ इन डेप्थ स्टडी कर ली, प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे थे, कुछ पढ़ लिया, वो याद रह गया, वो यहाँ पे आएंगे। ये 0 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और ये 10-12 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन इज अलाउड, ठीक है। कोई डरने की बात नहीं कि मेरा तो एक भी सही नहीं है, इट्स ओके, पढ़ाई भी तो नहीं की है, राइट।
सेकंड होगा आपका वो क्वेश्चंस जिनके ऊपर आपने टेक्निकली तुक्का नहीं मारा है, आपने वो चीजें सुनी हुई हैं, आपको आंसर का नहीं पता, तो आपने कुछ गेस वर्क लगाया है, कुछ लॉजिकली अप्रोच करने की कोशिश की है आंसर्स को, कुछ एलिमिनेशन मेथड यूज किया होगा, या फिर आपने सोचा होगा कि ठीक है ये कुछ मतलब समझ निकल रहा है इस पॉइंट के साथ में, इस ऑप्शन के साथ में, इस क्वेश्चन का, तो शायद यही आंसर होगा। ये सोच के आपने इन क्वेश्चंस को मार्क किया। ये सही भी हो सकते हैं, ये गलत भी हो सकते हैं, बोथ आर ओके, दोनों सही चीजें हैं। इट्स ओके कि अगर यहाँ पर आपके क्वेश्चंस फॉल कर रहे हैं तो इस कैटेगरी को देखने के बाद में आपको एक चीज का पता चल जाता है, एंड दैट इज कि आप कितने अवेयर हैं। वो अवेयरनेस आपकी पिन पॉइंटेड करेक्ट भी हो सकती है, इनकरेक्ट भी हो सकती है, दैट इज इमटेरियल। आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन आपने वो टॉपिक सुना है, आपके दिमाग में वो शब्द पहले से थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री कुसुम योजना के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, कंपोनेंट ए बी और सी, इसकी कोई डिटेल मांग ली, आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना मैंने सुना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट की थी, और इसमें 2-3 कंपोनेंट्स भी आते हैं, चलो ये तो क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है, लेकिन ये सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए है, इसमें फार्मर्स भी आते हैं, हम घर के ऊपर छत पे है ना सोलर प्लांट भी लगा सकते हैं, ऐसा सा कुछ है। ये बहुत है, ये जानकारी अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है और इतनी है तो बहुत है, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी वो होती है जिसके ऊपर आप 100% तुक्का मारते हो, या तो आपने छोड़ दिए तो वो तो फोर्थ कैटेगरी होगी, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया है, वो सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आपने तुक्का मारा है, बस आपका मन नहीं किया उस क्वेश्चन को छोड़ने का और आपने ABCD अक्कड़ बक्कड़ किया और तुक्का मार दिया, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज आपके सामने हैं। वो क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किए सही हो गए क्योंकि आपको उनके बारे में पता था, जानकारी थी, आपने सुना है, पढ़ा है, आपको याद था कहीं से भी। दूसरी कैटेगरी वो क्वेश्चंस की होगी जिनके ऊपर आपने कोई एलिमिनेशन मेथड लगाया है, कोई लॉजिकली आंसर को अप्रोच करने की कोशिश की है, वो क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, इट्स ओके, इमटेरियल, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं था, आपने अंधा तुक्का मारा है, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगी। ये तो एक पेपर से आएगी, मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम 3 से 4 पेपर्स दो, प्रीवियस क्वेश्चंस 3 से 4 बार सॉल्व करो, ठीक है। 21 का ले लो, 23 का ले लो और 24 का ले लो, ठीक है। आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, ये 3 कैटेगरीज आपके सामने आ गई। इन कैटेगरीज से हेल्प मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे पढ़ रहे हो, कहाँ पर आप स्टैंडिंग है आपकी, और आपको कितनी मेहनत करनी है। यहाँ पर भी आपने एक काम और एक्स्ट्रा करना है, जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग इट, थोड़ा सा एक्टिविटी लगेगा आपको, बट इट्स गोना बी फन फॉर यू, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगी चीज। वो एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी ये करनी है कि क्वेश्चंस के सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट कर दो, ठीक है। जैसे मैंने हमेशा बताया भाई, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के मैंने बोला है कि 10 से 13 क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कैटेगरी 1 में फॉल करते हैं मेरे, ठीक है। 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैटेगरी 2 में फॉल करते हैं, जिनमें से भी 4 क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो गए थे मैम मेरे को पता नहीं क्या कर रहा था मैं, कोई बात नहीं। और 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने कैटेगरी 3 में डाले, दोनों गलत हो गए, और बाकी के जो 2-3 क्वेश्चंस थे वो मैंने छोड़ दिए, वो कैटेगरी 4 में है, वो मैंने छोड़ दिए। मुझे नहीं पता मैम कौन सी भाषा लिखी हुई थी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ज्योग्राफी में ऐसी टर्म्स भी आती है क्या, दैट्स ओके। जियोसिंक्लाइंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, मैम 10th तक ज्योग्राफी पढ़ी है मैंने, ये शब्द तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है, इसके ऊपर सवाल और आ गया, मैं कैसे अटेम्प्ट करूं, दैट इज ओके। ये समझ में आया? जब आपको एक एक सब्जेक्ट का पता चल जाएगा ना, तो फिर आपके लिए उस सब्जेक्ट को अप्रोच करना आसान हो जाएगा। ये सेम काम ज्योग्राफी में करना है, ये सेम आपका काम हिस्ट्री में करना है। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इनको अलग अलग मत करो, हिस्ट्री को हिस्ट्री रहने दो, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री ये जरूर अलग अलग कर लो, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी एंड द रेस्ट ऑफ द ज्योग्राफी एक तरफ, ये अलग कर लो। आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का एक तरफ कर लो, इंडियन आर्ट एंड कल्चर एक तरफ कर लो। इकोनॉमिक्स, ठीक है। करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कोई पर्सन इन न्यूज वगैरह था, कोई नया स्कीम डिक्लेयर हुआ था, उसके ऊपर डिटेल में कोई क्वेश्चन आ गया, ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं सब्जेक्ट वाइज आप सेग्रीगेट कर लो, और इस तरह से कैटेगरी बना के उनको सेग्रीगेट कर लो, अलग अलग कर लो। अब करो पढ़ाई, अब करनी है। मैंने कई बार बताया है पहले भी, एक सब्जेक्ट की एक बुक लो, जस्ट वन। इकोनॉमिक्स की सिर्फ एक बुक खरीदनी है। पर्सनल रिकमेंडेशन बता देती हूँ, रमेश सिंह, बहुत ब्रिलियंट बुक है। आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ जाएंगे, आपको जो पास्ट ट्रेंड्स रहे हुए हैं वो भी समझ में आ जाएंगे, कैसे चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक्स की वैल्यू कैसे चेंज होती है, रूपी डॉलर वगैरह कैसे काम करता है, फ्लोटिंग क्या होती है करेंसी, कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है, मनी सप्लाई क्या होता है, डिमांड सप्लाई कैसे काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, बजट कैसे डिजाइन किया जाता है, एवरीथिंग, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसी तरह से अगर मैं ज्योग्राफी के लिए बताऊं, फिजिकल ज्योग्राफी एक आपका सब्जेक्ट है, राइट, उसके लिए मैं बताऊं जीसी ले आऊं, इससे ज्यादा अच्छी किताब नहीं है।
फिर भी आपको लगता है कि मैम जीसी लेंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पढ़नी है, कोई बात नहीं, और भी बुक्स हैं, सविंदर सिंह हो गया, मजीद हुसैन हो गया, दीज आर ब्रिलियंट बुक्स। कोई सी एक बुक खरीदनी है, एक सब्जेक्ट के ऊपर एक बुक, आपको पता है कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करो, एड्रेस करो। कोचिंग लेना चाहते हो तो कोचिंग लो, राइट, कोचिंग लो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो सेल्फ स्टडी करो, लेकिन आपका अपना सिलेबस आपको कवर करना है, ठीक है। लेकिन मैम हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि मैंने जो भी टॉपिक्स निकाले, जो भी क्वेश्चंस मैंने देखे थे, जो भी मैंने सब्जेक्ट की किताब ली है, मेरे को सब समझ में आ जाएगा, नहीं। अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो जिस साल मैंने प्री निकाला था उस साल से लेकर आज तक मुझे हिस्ट्री नहीं बैठता है, मुझे नहीं जमता, ठीक है। साइंस भी मैं जो करंट बेसिस पे जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, डिफेंस के कोई क्वेश्चंस आ गए, बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, करंट के बेसिस पे कोई डिजीजेस के साइंस के कोई क्वेश्चंस आ गए, जैसे अभी रिसेंटली WHO ने क्या बोला है कि भाई इमरजेंसी घोषित कर दी है दुनिया के लिए, किस चीज को लेके, इबोला को लेके। क्वेश्चन क्या आएगा, वो ये नहीं आएगा इबोला कौन से कंट्री से जमिनेट हुआ था, ये वो भी आ जाता है, पर बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, वो कोई भी कर सकता है। वो क्वेश्चन पूछेंगे जो 2026 में जो इबोला का स्ट्रेन डिटेक्ट हुआ है, उसका वायरस का नाम क्या है ना, उस वायरस का नाम क्या है, उस वायरस का नाम है बुंडीबुग्यो, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पे डिटेक्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 90-95 के आसपास लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, 250 से ज्यादा लोग अभी तक ग्रस्त हैं, तो ये इमरजेंसी है। तो कुछ क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, वायरस का नाम पूछ लिया, राइट। तो ये क्वेश्चंस मैं मैनेज कर पाती थी, बट व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, व्हेन इट कम्स टू आर्ट एंड कल्चर, वहां अपना डब्बा गोल हो जाता था। तो मैं क्या करती थी, मैं कॉम्बिनेशन बनाती थी सब्जेक्ट्स की, मैं सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बनाती थी। मुझसे अगर हिस्ट्री नहीं हो रही है तो मैं ज्योग्राफी को बहुत पुख्ता कर लूंगी, मैं साइंस को कर लूंगी, मैं इकोनॉमिक्स में एक भी क्वेश्चन गलत करने की क्वेश्चन, उस लेवल पे मैं उस तैयारी करती थी उन सब्जेक्ट्स की कि मेरा इनमें से क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये 12 क्वेश्चन हिस्ट्री के नहीं कर सकती। क्या हुआ मुझे अगर 1-2 क्वेश्चन मिल गए तो, लेकिन उन 1-2 क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं इन सब्जेक्ट्स को नहीं लिम्बो में छोड़ सकती, राइट। मैंने पॉलिटी, मेरी यूपीएससी की तैयारी की अगर मैं बताऊं तो मेरी पॉलिटी बहुत ब्रिलियंट थी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, काफी हद तक इकोनॉमिक्स, ये मैंने बहुत ब्रिलियंटली तैयार किए थे, जिसके कारण मैं हिस्ट्री को लिम्बो में छोड़ पाई थी, मुझे हिस्ट्री कभी पसंद नहीं आई, ठीक है। वो मुझे याद ही नहीं होती थी, वो चीजें ही याद नहीं होती थी कि वो कौन सा इवेंट था, उसके बाद में क्या डिसीजन लिया गया, कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कौन से राजा की हुआ करती थी, उसका क्या कौन से राजा ने कौन से कॉइन्स निकाले थे, उसके ऊपर किसकी फोटो बनी हुई थी, आई जस्ट नेवर अंडरस्टूड दैट, मुझे कभी वो लर्न हुआ ही नहीं। तो मैंने कॉम्बिनेशन बना के दूसरे सब्जेक्ट्स तैयार कर लिए, लेकिन वहां पर मेरे को एक नुकसान होता था, एंड दैट इज सी सेट, ठीक है। सी सेट के लिए मुझे अलग तैयारी करनी पड़ती थी, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन सी सेट के क्वेश्चंस का भी बन सकता है, जैसे मैथ और रीजनिंग, यहाँ इंग्लिश नहीं आती प्री में, लेकिन मैथ और रीजनिंग आती है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 8-10 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 10-12 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, राइट। तो अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, मैथमेटिक्स अच्छी है, साइंस अच्छी है, तो आप, अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो उसको लिम्बो में डाल सकते हो बहुत आसानी से, यहाँ पर आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो पहली एक्टिविटी ये करनी है, ठीक है, ये वाली। दूसरी एक्टिविटी आपको ये सब्जेक्ट की करनी है कि आप सब्जेक्ट में क्वेश्चंस को प्लेस करोगे, टॉपिक्स आपको अपने आप मिल जाएंगे, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तीसरी एक्टिविटी, हर सब्जेक्ट की एक बुक खरीदनी है, एक रेफरेंस पॉइंट करना है। और फोर्थ काम आपको करना है, सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस बना के पढ़ाई करनी है, आप आराम से अपना अचीव कर सकते हो टारगेट। कितनी कट ऑफ गई थी जनरल की? 71 गई थी आउट ऑफ 200, ये जनरल की मेल की कट ऑफ है, राइट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, या फिर आप विमेन हो, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप की कैटेगरी में आते हो, उसमें भी विमेन आते हो, तो फिर आपको बहुत कम मार्क्स स्कोर करने हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन एक आपको लूप होल लीवे मिल रहा है, एक फायदा दिया जा रहा है, एक पुश का मौका मिल रहा है, तो इसको अचीव कर सकते हो। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट नहीं है, इसको अचीव किया जा सकता है। आपकी पढ़ाई किस स्टैंडर्ड की है, किस क्वालिटी की है, दैट इज व्हाट मैटर्स, ओके। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, सेमिनार को लेके है या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर है, बुक्स को लेकर है, राजस्थान की तैयारी कैसे करनी है मैम, कहाँ से बुक्स मिलेंगी, जो भी आपका क्वेरी है ना, कमेंट्स में लिख दो, मैं उसको एड्रेस कर लूंगी। अगर नहीं तो एक फोन नंबर फ्लैश कर रहा है, मैंने बताया गूगल फॉर्म है, फोन नंबर है, राइट, उसकी हेल्प लो, ओके। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, कोई और तकलीफ होती है तो उसको एड्रेस कर लेंगे, ओके। थैंक यू।